राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके एनसीईटी 2025 के पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। क्या सिलेबस के अंदर क्वेश्चन थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिर्फ बच्चे शिफ्ट 1 का, और नेक्स्ट हम लोग सेशन में बात करेंगे शिफ्ट 2 का। आपको पता होना चाहिए कि 2025 में 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। पहला जो शिफ्ट था बच्चे वो आपका थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहा बच्चों का, लेकिन सेकंड शिफ्ट काफ़ी इजी थे। फिर भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चे आपके डोमेन मैथ से क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डोमेन केमिस्ट्री से आ चुके हैं। फिर भी हम लोग उसको कोशिश करेंगे जानने का, है ना। और कुछ बच्चे उसको सही भी किए थे और कुछ बच्चे गलत भी किए थे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है, चलते हम लोग आगे और बढ़ते हैं आज के सेशन में। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर जो बच्चे एनसीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे 2026 के लिए, आप सभी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट लेकर आ चुका है पहला बैच, जिसका नाम होता है श्योर सिलेक्शन बैच। और श्योर सिलेक्शन बैच से ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो अगर आपका सपना आईआईटी, आरआई, एनआईटी, आरआई, डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आपको टॉप प्रतिष्ठित आपके जो इंस्टीट्यूट है, अगर वहां से पढ़ने का है तो आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए। अभी ऑफर चल रहे हैं और फिर आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे सारे रिजल्ट रहे हैं जो आपको एकदम छुट्टी छुट्टी दिखाई दे रहा होगा, एकदम छोटे छोटे दिखाई दे रहा होगा। तमाम यानी हजारों की संख्या में हम लोगों ने रिजल्ट दिया हुआ है और सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन हुआ है वह बच्चे आपका एनसीईटी कॉन्सेप्ट से ही हुआ है, ठीक है। ये सारे हमारे रिजल्ट रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन आते हैं और 23 में 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जहां पे बच्चे आपको पहले जो होता है 4 क्वेश्चन होते हैं बच्चों आपके पैसेज से होते हैं, ठीक है। एक आपको इसी तरह से पैसेज दिया होता है और इसी पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिया होता है। तो पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पैसेज को पढ़िएगा, इंग्लिश वाले का ऊपर लिखा है, हिंदी वाले नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका है ना, वो बच्चे आपका एक इंडियन एडुकेटर रही हैं, ठीक है, लेखिका है ना, लेखिका रही, राइटर रही हैं, है ना, समाज सेवी का जन्म जो है 19 अगस्त 1950 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मैसूर में हुआ था, ठीक है। कर्नाटका में बच्चे मैसूर है, वहीं पे इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, मैसूर में इनका जन्म होता है। जो कि एक एडुकेटर होती है, ऑथर होती है ना। तो बच्चे पहली बात कि सर हमें इसको पढ़ना होगा फिर क्वेश्चन करना होगा। हाँ, आपको एक बार पढ़ना होगा, कम से कम एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको दोबारा एक बार इसको सरसरी निगाहों से देखना है, फिर आपको क्वेश्चन पे आने हैं। और यकीन मानो आप 4 में चारों क्वेश्चन का आंसर सही करके आओगे। अभी आप खुद देखना, आप मेरे साथ पढ़ोगे, उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको खुद लगेगा हाँ सर मेरे से चारों क्वेश्चन बन जा रहे हैं, है ना। चलो आगे क्या था। हावेरी जिले के सिग गांव में एक मराठी भाषी परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण उनके माता पिता डॉक्टर R.H. कुलकर्णी जो एक शल्य चिकित्सक थे, है ना, और श्रीमती बिमला कुलकर्णी जो कि बच्चे उसके दादा दादी थे, है ना, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। किसका, सुधा मूर्ति का, ठीक है। आप देखोगे बच्चे इनके माता पिता एक सर्जन थे, है ना, क्या थे, एक सर्जन थे, ठीक है। और जो बिमला कुलकर्णी थी बच्चे, उनकी दादी वगैरह है, दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे, ठीक है। वही सब मिलकर इनका पालन पोषण किए थे। भारतीय विज्ञान संस्थान ने कंप्यूटर विज्ञान में MAE पूरा करने के बाद वह भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में टेल्को बोलते हैं, टेल्को में नियुक्त होने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी थी। यानी पहली आपका फर्स्ट वुमेन इंजीनियर बनी है। कहां पे बच्चे, तो टेल्को कंपनी में। कहां पे, तो टेल्को कंपनी में। टेल्को मतलब बच्चे आपको पता है, फुल फॉर्म को बता दिया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या जानना है, यानी कुल मिलाकर आपको देखना है कि हाँ ये इंजीनियर ही बन चुकी है, पहला इंजीनियर बनी है ना, पहली महिला इंजीनियर बनी है, क्लियर है। 1996 में 1996 में इन्होंने इंफोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की थी। तो ये भी लाइन आपके लिए हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इंफोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की थी और 2020 में सेवानिवृत्त हुई, यानी रिटायर्ड होती हैं। और उन्हें जो होता है 2006 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्य के लिए 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से। तो पद्मश्री इनको कब मिलता है, तो 2006 में इनको जो बच्चे 2006 में जो होता है इनको पद्मश्री मिलता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसके अलावा उन्हें 2006 में ही, है ना, यानी उसी साल उसी ईयर में साहित्य के लिए, है ना, के नारायण पुरस्कार से सम्मानित होता है।
के नारायण के नाम पे है, ठीक है। उन पुरस्कार भी इनको मिलता है, अवार्ड मिलता है। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना करी थी। इन्होंने बच्चे अनाथ आलयों की स्थापना करी थी, है ना। इन्होंने किसकी किसकी स्थापना करी थी? तो ऑर्फनेज की इन्होंने स्थापना करी थी, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, है ना, जो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, जो खाने पीने से वंचित हो जा रहे हैं, उनके लिए बच्चे ये अनाथालय की स्थापना करी थी। ग्रामीण विकास प्रयासों में भाग लिया था, है ना, यानी बच्चे इन्होंने रूरल डेवलपमेंट में भी एफर्ट लगाया हुआ था। आगे बढ़ेंगे। आगे, कर्नाटका के सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराने के आंदोलन का समर्थन किया था। यानी कर्नाटका में जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहां पे कंप्यूटर वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, ये सारी बच्चे जो भी फैसिलिटीज है उसको बच्चे व्यवस्था कराने का काम किए थे, आंदोलन में समर्थन किए थे, ठीक है। 2023 में उन्हें भारत के तीसरे सरोज भारती पुरस्कार पद्म भूषण से, है ना, इनको पद्मश्री से कब मिला? पद्मश्री 2006 में। पद्म भूषण कब मिलता है तो बच्चे आपको 2023 में। 2024 में मूर्ति को सामाजिक कार्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। यानी बच्चे ये आपका राज्यसभा का सदस्य भी रही हैं, ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई। अब चलिए क्वेश्चन कैसे आएंगे सर। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा, दिए गए वाक्य को पढ़ें और रेखांकित शब्द के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, ठीक है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखोगे। सुधा मूर्ति एक लेखिका और परोपकारी थी, ठीक है नहीं थी? सिंपल सी बात है ना। तो आपसे क्या पूछा? देखो रेखांकित वर्ड जो है ना यहाँ पे यही है ना, यही आपका है, ठीक है। यहाँ इसे अंडरलाइंड वर्ड जो आपका है बच्चों वो आपका क्या है? तो फिलैंथ्रोपिस्ट था, है ना, यानी परोपकारी था। तो परोपकारी शब्द के लिए, परोपकारी जो वर्ड है उसके लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो, वह जो वंचित लोगों की सहायता करता है, हाँ बिल्कुल, ये वंचित लोगों के लिए है ना। इन्होंने बच्चे जो जिन बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए पैसा वगैरह नहीं था, ठीक है, उनके लिए अनाथालय खोली थी कि नहीं खोली थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक। यानी आपको बच्चे परोपकारी शब्द का जो ना आपको एकदम एक्सप्लेन बताना है कि हाँ किस तरह से परोपकारी वर्ड कौन कौन से लाइन में आ रहा है, कौन कौन से ऑप्शन में परोपकारी शब्द आ रहा है, ठीक है। कौन कौन शब्द बच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट जो वर्ड है वो कौन कौन से लाइन में आ रहा है, ठीक। वह जो बीमार लोगों की सहायता करता है, बीमार लोगों की सहायता करता है, उसके बारे में इन्होंने बात किया था क्या? आप खुद सोचो, कहीं देखो भाई, कहीं अगर आपको दिख रहा होगा, देखो कहीं है ऐसा बीमार शब्द का? कहीं नहीं है, कहीं भी बच्चे आप देखोगे सिकनेस की बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो बी आंसर करेक्ट होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे बी आंसर कहाँ पे दिया है? ए है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। ए तो करेक्ट है। उसके बाद देखो, वह जो बच्चों की सहायता करता है, बच्चों की सहायता करते हैं, अच्छी बात है ना। ए अच्छा। परोपकारी मतलब क्या होता है? परोपकारी का मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो बच्चों की सहायता करता है उसे परोपकारी बोलते हैं? मुझे लगता है नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप खुद सोचो ना कि जो चिल्ड्रेन का सपोर्ट करे उसे परोपकारी तो बोल सकते हैं, एक सेंस में बोल भी सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन खोजें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहीं है ए के साथ, ए के साथ सी नहीं है, ए के साथ डी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना भी है कि क्या सी तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन क्या सी सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी का ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। अब देखो डी में क्या है? वह जो जरूरतमंद और कमजोर लोगों की सहायता करता है और समर्थन करता है उसे परोपकारी कहते हैं। ए तो आपका एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। अब आप देख सकते हो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम बच्चे ये नहीं बोल रहे कि आपको एक याद कर लो, इसको लिख लो, लिखना बिल्कुल नहीं है। इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको ऑप्शन को नेग्लेक्ट करने सीखना है कि हम कैसे उस ऑप्शन को काटने सीखें, ठीक है। आपको काटने आना चाहिए, क्लियर है? तो आप आसानी से सही कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे ईयर पूछ लिया और इवेंट पूछ लिया। भाई सबसे आसान क्वेश्चन है, आप समझ जाओ एनसीईटी के एग्जाम का सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। भाई आपसे पूछा गया है इनका बर्थ कब हुआ था? आप खुद बताओ, इनका बर्थ कब हुआ था? बोलोगे सर जी इनका बर्थ जो हुआ था ना, आप देखोगे इनका बर्थ 1950 में हुआ था, ठीक है। इनका बर्थ कब हुआ है? 1950 में हुआ है कि नहीं जी? 1950 में हुआ है, तो बर्थ को 1950 से मिला दो, सिंपल सी बात है। तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 कहीं दिया है? जी सर बिल्कुल दिया है, थर्ड में दिया है, करेक्ट आंसर। बाकी आगे क्या मतलब, हमसे उससे मतलब ही नहीं है ना। मैच कर गया, पहला ही मैच कर गया, ठीक है। तो उसी से, और पद्मश्री कब मिला था इन्हें? तो 2006 में मिला था पद्मश्री। मिला था कि नहीं जी? बताओ, पद्मश्री 2006 में मिला था। और
पद्म भूषण कब मिला था? बोलोगे सर 2023 में मिला था पद्म भूषण। मिला था कि नहीं? 2023 में पद्म भूषण मिलता है। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ए लास्ट यानी 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जानी जाती है ना। तो ये जो आपका आर्टिकल है समझिए करंट से रिलेटेड है, ठीक है। सुधा मूर्ति जो होती है वो बच्चे आपका राज्यसभा का सदस्य बनती है 2024 में, और 2025 में उसी से रिलेटेड आपको आर्टिकल आ गया है। तो चाहे कोई भी आर्टिकल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सही कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे आपसे दिखा रहा है आपको, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए सुधा मूर्ति से रिलेटेड, ठीक है। सुधा मूर्ति एक लेखिका और समाज सेवी थी, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही थी है ना। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए कहां दिया है? ऊपर और नीचे दिया है, यानी ए आपका यहां पे ए नहीं दिया है, ठीक है। सुधा मूर्ति को 2023 में पद्मश्री मिला था क्या? 2023 में इन्हें पद्मश्री मिला क्या? 2023 में इनको पद्मश्री मिला था? बोलो नहीं मिला था, पद्म विभूषण मिला था। आप खुद देख सकते हो 2023 में इन्हें जो पुरस्कार मिला है, आप देख सकते हैं बाबू 2023 में उन्हें जो मिलता है पद्म भूषण मिलता है ना कि पद्मश्री, पद्म भूषण मिलता है इन्हें। तो भैया पद्म भूषण मिलता है, तो भाई हम बोल सकते हैं कि ये जो बी है वह इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी यहाँ पे दिया है, इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और डी हो जाएगा। यानी 2006 में इन्हें साहित्य के लिए बच्चे R.K. नारायण पुरस्कार भी मिला था, नारायण अवार्ड भी मिला था। और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच्चे शुरू के 4 क्वेश्चन सही करने हैं और आपको 16 नंबर निकालकर वहां से लाना है। 16 मार्क्स आपको वहां से लेने हैं, बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। 16 मार्क्स जो है टीचिंग एप्टीट्यूड बिना पढ़े आप ला सकते हो, पढ़ना ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, सुधा मूर्ति को पद्म भूषण पुरस्कार क्यों दिया गया? आखिर क्यों इन्हें पद्म भूषण दिया गया है? वाई वाज सुधा मूर्ति अवार्डेड पद्म भूषण अवार्ड? इनको क्यों मिला? ठीक है, सुधा मूर्ति वाज अवार्डेड पद्म भूषण अवार्ड बिकॉज वाई। सुन अब देखो क्यों मिला था पद्म भूषण, तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम आते हैं पैसेज में, पद्म भूषण इन्हें क्यों मिलता है, ठीक है। तो आप देखोगे इन्होंने क्या किया था भैया, कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और पुस्तकालय की सुविधा, यानी कर्नाटक का जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है, वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह ये सब स्थापित करने में है ना काम करी हुई थी। उसीलिए 2023 में इनको जो मिलता है वह पद्म भूषण मिलता है। तो अब देखो इससे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप इसको देखो टेल्को में, तो टेल्को से कोई रिलेशन नहीं है पद्म भूषण का, है ना। इन्फोसिस से भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और एक अच्छी लेखिका से भी रिलेशन नहीं है। इनका रिलेशन क्या था, उन्होंने बहुत सारा सामाजिक कार्य किया, जहाँ पे उन्होंने पुस्तकालय, लाइब्रेरी की स्थापना किया, कंप्यूटर की स्थापना की है ना कर्नाटक में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए। तो वही ग्रामीण विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण मिलता है। कब मिलता है, तो बोल सकते हैं बच्चे आपको 2023 में इन्हें मिलता है, ठीक है। तो आप देख लो कितने आसानी से हम लोग 4 क्वेश्चन का आंसर कर रही है, और यहाँ से 4 × 4 मतलब 16 नंबर हम लोग का निकल कर आ गया। समझिए एकदम फोकट में, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से नंबर ला रहे हो। इसीलिए बोलते हैं कि 23 क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चे आप सभी से हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप लोग 15-16 क्वेश्चन आसानी से सही कर पाओगे। अभी आप देखिएगा अंतिम के 10-12 ऐसे क्वेश्चन है ना कि जो आपके लिए एकदम हलवा होगा, एकदम हलवा होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए था, रीजन इसका है, ठीक है। रीजन क्या है कि यह जो है बच्चे आपका मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया, जो कि उम्मीद नहीं था, और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। द डायगोनल ऑफ पैरेलल, यानी बच्चे आपका जो सम चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS इंटरसेक्ट बोला है, इंटरसेक्ट एट 0, ठीक है। यानी आपको बच्चे यहाँ पे एक सम चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो देखो भाई इसको कैसे करना था, अगर नहीं किए होंगे आप लोग क्या बहुत देखो कुछ बच्चे ड्रॉप भी लिए होंगे, तो वो देख लो कैसे इसको करना था, ठीक है। तो ए आपका बन गया चतुर्भुज, है ना, सम चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बच्चे ड्रॉ करने हैं, है ना। तो हम ले लेते हैं PQRS। वैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं आ गया, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आप नहीं कर पाते हो। जो बच्चे मैथ वाले होंगे, जिनको थोड़ा बहुत भी समझ होगी, क्लास 10th का जो मैथ पढ़े होंगे, ये क्लास 10th का ही मैथ है भाई, क्लास 10th का जो बच्चे मैथ पढ़े होंगे उनके लिए आसानी है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है इंटरसेक्ट करती है 0 पे। इंटरसेक्ट मतलब बच्चे आपस में काटती है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो है आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे करती है, तो बोल सकते हैं 0 पे करती है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर दें। डायगोनल्स इसे बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब बिकड़, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इसको बिकड़ बोलते हैं, ठीक है। यह जो आपका बिकड़ है ना, इसका बिकड़ हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई, इस तरह से कर दिया। और ओ पे जो है इंटरसेक्ट करती है, इतना आप कर लिए। आगे देखो आपसे क्या पूछ रहा था, QPR 60 डिग्री, QPR 60 डिग्री, यानी ए जो है बच्चे ए आपका 60 डिग्री है,
है ना, ए आपका जो है 60 डिग्री है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। QSR जो है 50 डिग्री है, QSR, ठीक है, QSR यानी यह जो बच्चा आपका 60 डिग्री है, क्या है, यह जो है 60 डिग्री है। तब आपसे पूछ रहा था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ POQ, यानी POQ यानी आपसे जो बच्चे आपसे मान पूछ रहा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि एक कितने एंगल का है, यही आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो बहुत आसान था चीज़ें, लेकिन आप लोग उस टाइम पे नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि आपको भैया आप लोग पढ़े नहीं होंगे या फिर पढ़े भी होंगे, रिवीजन नहीं किए होंगे, ठीक है। कहीं भी अगर बात करते हैं बच्चे, अगर समचतुर्भुज की बात करता है, पैरेललोग्राम की बात करता है, तो कहीं भी अगर ए जो कोण है बच्चे 60 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट में कोण ए भी कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। अगर ए इधर का कोण 60 डिग्री ए वाला है, तो जस्ट ऐसे लाइन आएंगे और इधर का अपोजिट का भी कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर यह 60 डिग्री है, अगर ए मान लो 60 डिग्री है, तो इसके इधर आएंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे और अपोजिट ए भी जो होगा आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये रूल होते हैं पैरेललोग्राम के समचतुर्भुज के, है ना, अगर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बताओ, अगर आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का जो कोण होता है, एक त्रिभुज अगर मानते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज के जो तीनों एंगल हैं, ठीक है, इस एंगल ए मान लो, एंगल बी हो गया और एंगल सी, ए प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान अगर लिखना चाहेंगे बच्चे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक, कि यहाँ पे ये जो है बच्चे आपका एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। और एक ट्रायंगल में अगर यह 60 डिग्री है और ए भी 60 डिग्री है, ठीक है, QSR, सॉरी ये 50 है ना भाई, सॉरी ये 50 था, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, है ना, ये भी 50 होगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर ये 60 हुआ, ये 50 हुआ, तो ए कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर अगर मुझे मान लीजिए कोण निकालना है, कौन सा कोण निकालना है, अगर मुझे कोण POQ निकालना है, ठीक है, PO अगर हमें Q निकालना है, तो इसका मान जो होगा वह 180 यानी टोटल जो ट्रायंगल का मान होता है, माइनस बच्चे कोण आपका P यानी 60 डिग्री और प्लस जो हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। आप इस तरह से निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस आपका 6 5 11 110 डिग्री, यानी आपका बच्चे जो कोण निकल कर आएगा वो 70 डिग्री आएगा, ठीक है। और इतना अब बताओ कोई आर्ट्स का, कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा कहाँ कर पाएगा, जो 10th में पढ़ा होगा, जिसको ए रूल पता होगा, ठीक है, अगर यह रूल पता है तो आसानी से कर पाएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम चाहकर भी इनको नहीं पढ़ पाएंगे, इतना डीप में पढ़ेंगे तो भाई हो गया, पूरा हमें मैथ पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10th का 11th का 12th का, भाई बहुत जटिल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि 23 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो आप टारगेट रखो 16-17 क्वेश्चन सही करने का, कि हाँ भाई किसी भी हाल में मुझे 16-17 क्वेश्चन सही करके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपसे पूछ रहा है एकेडमिक बर्डन के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने कराया भी था, एकदम सेम टू सेम। मैं आपको बताऊंगा कि हमने कितने क्वेश्चन को कराया था इस सेशन में, भी बताऊंगा कि शिफ्ट 1 में हमारे कराए गए कितने क्वेश्चन आए थे। तो अभी तक के बच्चे ये 4 क्वेश्चन हमारे ही थे, ठीक है। अब क्यों हमारे बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, तो अपने बच्चे खाते में डालते हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसको हमने नहीं पढ़ाया था, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है इंडिया में जो आपको एनसीटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में एक आपको क्वेश्चन पढ़ाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अपने आप को कितना ही बड़ा टीचर समझ ले, लेकिन पॉसिबल ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन आपका ए भी हमने कराया था, एक क्वेश्चन और ले लेंगे तो हमारे यहाँ 5 क्वेश्चन हो जाता है, आप जोड़ते रहे क्वेश्चन को, ठीक है। द इशू ऑफ एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट वाज एग्जामाइंड बाई, यानी कि किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, कौन सा कमेटी के द्वारा, कि जो एकेडमिक बर्डन बच्चों को नहीं देना चाहिए, बच्चों के ऊपर ज्यादा होमवर्क नहीं थोपना चाहिए, ठीक है। तो यह एकेडमिक बर्डन की जो बात करता है वो यशपाल कमेटी बात करता है। कौन बात करता है बच्चे, यशपाल कमेटी जो था वो एकेडमिक बर्डन की बात करता है, ठीक है। और यशपाल कमेटी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो बच्चे आपका प्रोफेसर यशपाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो कमेटी है वह ये जो कमेटी बाबू वो 1993 की कमेटी है, ठीक है। तो अब क्या सर हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जितने भी कमेटी है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन है ना, या फिर गर्ल्स एजुकेशन, जितने भी कमेटी वगैरह हैं तो उसको बच्चे पढ़ना ही पड़ेगा। और भाई जाहिर सी बात है, शायद एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ था, शायद मेरे हिसाब से, नहीं पीवाईक्यू में नहीं आया, लेकिन हमने इसको पढ़ाया था बच्चों को, है ना। चलो क्योंकि ये बच्चे हम लोग शायद कुछ कमेटी हमारा था पीवाईक्यू में, और उसी कमेटी से रिलेटेड हम लोग यशपाल कमेटी को पढ़े थे। अब यशपाल कमेटी को आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन आ चुका है, ठीक है। एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट, ठीक है, विद्यार्थियों पर शैक्षिक बोझ का मुद्दा यशपाल समिति ने उठाया था। इस समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने की थी। इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बच्चों को सिखाना है बिना बर्डन
बर्डन के, बिना बोझ के। बर्डन मतलब क्या, तो बोझ होता है, ठीक है, यानी बोझ रहित शिक्षा की बात करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि विद्यार्थियों पर अत्यधिक पाठ्यक्रम का दबाव है, जिससे वे रचनात्मक रूप से सीखने की बजाय केवल रटने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी भाई वो सीखने के बजाय वो रटने लगते हैं चीज़ों को, है ना भैया, वो रटने लगते हैं चीज़ों को, है ना। समिति ने सिफारिश की थी कि बच्चों की शिक्षा को सरल, आनंददायक और समझने योग्य बनाया जाए तथा किताबों में अनावश्यक जानकारी कम दी जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत आसान था। अगर आप पढ़े होते तो आप आसानी से इसको दे पा रहे होते, क्योंकि यह जो है ना आप ही के पक्ष में है। आप चाहते हो, ठीक है, कि सर बर्डन ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो उतना ही किताब में दिया जाए, ठीक है, कि जितना हम उसको बच्चे ले सके अपने पास, जितने चीज़ों को हम याद कर सके। तो इसकी बात कौन करता है, तो यशपाल कमेटी इस बात को उठाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप खुद सोच नहीं सकते हो भाई, इतना आसान क्वेश्चन है ना। अपने माता पिता को अनौपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र आप अपने रिलेटिव को देते हो, अपने फ्रेंड्स को देते हो, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो किसको देते हो, 1 जनवरी आता है तो, है ना, पहले से स्टार्ट हो जाती है देना। ठीक है, या फिर अपने माता पिता को देते हैं। अगर आप दूर हैं तो माता पिता को भेजेंगे कि हाँ माँ या पिताजी हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं, हमारी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। अब तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल से डेली हालचाल हो जाती है, डेली आप अनौपचारिक पत्र दे देते हो। फिर बोलते हो लास्ट में प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा, बोलते हो नहीं बोलते हो। तो वही क्या होता है, आप बच्चे अपना योर फेथफुल, यानी सॉरी फेथफुल में बहुत दिए, आप यहाँ पे क्या बोलते हो, स्नेहपूर्ण, आपका स्नेहपूर्वक। ठीक है, लिखते समय पत्र का अंत इन शब्दों से होता है ना। तो माता पिता से कोई प्यार ही करेगा, ठीक है, न कि सादर, न कि आज्ञाकारी, न कि बच्चे भावोदीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, यदि सितार के तार को, भाई क्वेश्चन आया हुआ है ना, पीवाईक्यू में आया हुआ है, अब फिर से पूछा है, यदि सितार के तारों को कस दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा। Which of the following will happen if the string of a सितार are tightened, है ना, यानी अगर टाइट कर दे सितार का जो रस्सी होता है, ठीक है, जो तार होता है, अगर उसको टाइट कर देंगे तब क्या होगा। केवल ध्वनि का स्वर बदलेगा, केवल ध्वनि का आयाम बदलेगा, क्या इसका एम्पलीट्यूड बदलेगा, या फिर पिच ऑफ साउंड, या फिर ध्वनि का स्वर और आयाम दोनों बदलेंगे, या फिर ध्वनि का न तो स्वर बदलेगा और न ही आयाम बदलेगा। क्या सोचते हो। आपको बच्चे हम 10 सेकंड का टाइम दें सोचने के लिए, आप सोचो, इसका आंसर करो, आप क्या देते हैं, सोचो भाई, मेरे साथ ही सोचो, है ना। जो बच्चे पढ़े होंगे, जो ड्रॉप लिए होंगे, जो मुझे देख रहे होंगे, शायद वो बता पाएंगे इसको। हमने अच्छे से इसको पढ़ा है भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ, आप सोचो इसका आंसर। ठीक है, सोच लिए। चलो देखो यहाँ पे बच्चे, अगर हम सितार के तारों को टाइट करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, ध्वनि का स्वर बदलेगा, सिर्फ आयाम कभी नहीं बदलेगा, एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, देखो क्यों नहीं बदलेगा। ठीक है, जब सितार के तारों को कस दिया जाता है तो तार की तनाव बढ़ जाती है, यानी तनाव जो है ना, जैसे मान लो ये सितार है, ठीक है, तो इसका रस्सी मान लो ऐसे है, थोड़ा ढीला है, अगर टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा, यानी रस्सी का टेंशन एंड तनाव जो बढ़ जाती है। तार का तनाव बढ़ने से कंपन की आवृत्ति बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी जो इसका बढ़ जाता है। ठीक है, आवृत्ति बदलने से ध्वनि का स्वर बदलता है ना, यानी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगा तो इसका पिच बदलेगा, लेकिन ध्वनि का आयाम यानी एम्पलीट्यूड तार कसने से नहीं बदलता, क्योंकि आयाम इस बात पर निर्भर करता है कि तार को कितनी शक्ति से झटका दिया गया है। अगर झटका देंगे तब उसका एम्पलीट्यूड बदलेगा, कम होगा, अगर धीरा झटका देंगे तो कम होगा एम्पलीट्यूड, अगर कस के देंगे तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन सिर्फ टाइट करेंगे तो सिर्फ उसका ध्वनि चेंज होगा। क्या होगा, सिर्फ ध्वनि चेंज होगा, उसका पिच बदलेगा सिर्फ। क्लियर है, एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तार कसने पर केवल ध्वनि का स्वर बदलेगा, आयाम नहीं बदलेगा, है ना। और ये शायद पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, यानी बच्चे आप समझ सकते हो, इंग्लिश वाले बच्चे कुछ खास है नहीं, है ना। क्या क्या इंक्रीज होगा भैया, तो टेंशन इंक्रीज होगा, यानी तनाव बढ़ेगा। आप टेंशन मत समझिएगा कि हमारा टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बच्चे चेंज होगा, है ना, और कुल मिलाकर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, उसका ध्वनि का स्वर चेंज होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थिंकर और नेम ऑफ बुक से आया था और इसको हमने बच्चों को कराया था। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अ लाइफ डिवाइन, वर्तमान भारत, द होम एंड द वर्ल्ड और लिविंग विद अ पर्पज। ठीक है, तो थिंकर आपको एक साइड दिया है और एक साइड नेम ऑफ बुक दिया है ना, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और हम लोग भर भर के इसको लास्ट में मैराथन में भी किए थे, और एक हम लोग IPL सीरीज स्टार्ट किए थे, वहाँ पे भी इन सारे क्वेश्चनों को करे थे। ठीक है, तो बताओ भाई अ लाइफ डिवाइन किसका है, सोचो अब, अ लाइफ डिवाइन किसका है, वर्तमान भारत किसका है ना। तो देखो अ लाइफ डिवाइन जो है वो श्री अरबिंदो का है। ठीक है, जो अ लाइफ डिवाइन है वो श्री अरबिंदो का है। वर्तमान भारत जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, तो सी का फर्स्ट कहीं दिख रहा है, हाँ सी का फर्स्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, आगे देखो, और डी का सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 हो सकता है। ठीक है, या फिर ए हो सकता है ना, लेकिन और मुझे देखना होगा।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन का लिविंग विद अ पर्पज और द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो हाँ ठीक है भाई, अब देखो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में आई थिंक नहीं पता होगा, आई थिंक मुझे लगता है नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखो भाई जो आपका लिविंग विद अ पर्पज था, ठीक है, ये आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या था, द होम एंड द वर्ल्ड, ये जो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। ये सारे बुक्स थे, अब मिला सकते हो आप, ए का क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ए भी कट जाएगा आपका, ए भी कट जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो इन चीज़ों को मुझे रटना होगा, इन चीज़ों को मुझे याद करना होगा, और कम से कम अभी हजारों की संख्या में, हजारों तो हैं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में 100-150 हम लोग थिंकर को याद रखेंगे, और उनका कौन सा बुक्स था, और उनका ऑटोबायोग्राफी हो गया, इन सभी को पढ़ेंगे। इन्वेंशन वगैरह हो गया, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यह आपका PYQ 2025 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपका 9 था, ठीक है, ए आपका 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपसे बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो 10 देखो भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, है ना। चलो अब इसका आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है, और यह क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। चलो भाई इसका आंसर सोचो आप लोग, और मुझे लगता है उन बच्चों को पता होगा जिन बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? लॉरेंस कोहलबर्ग का, क्या इन्होंने नैतिकता विकास का सिद्धांत दिया था? मास्लो, क्या इन्होंने आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया था? या फिर थॉर्नडाइक, या इन्होंने सिद्धांत एक्स और वाई का दिया था? और स्किनर, जिन्होंने क्रमादेशित अधिगम दिया था। अब सोचो भाई, इसका आंसर मुझे लगता है कोई बता ही नहीं पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, है ना, कोई नहीं बता पाएगा, कोई पॉसिबल ही नहीं बता पाएगा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है इसको, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्वेश्चन हम नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर जो है स्किनर का ये था, ठीक है, और हाँ इनका ये था, कोहलबर्ग का एक था, ठीक है। और यह जो था बच्चे सिद्धांत एक्स और वाई था, वो डगलस करके कोई थे, ठीक है, डगलस करके, डगलस का सिद्धांत है यह जो है, यह डगलस का सिद्धांत है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी थियरी हैं, है ना, जो हम लोग इसको बच्चे हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो कुछ और भी आपको यहाँ पे जो भी आपके रहे हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो उनका सिद्धांत रहा, जो थ्योरी रहा है ना, जो हमारे एजुकेशन को लेकर, उसको पढ़ेंगे हम लोग, और हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्योंकि जब इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं तो हो सकता है उस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो यह देखो भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बच्चा कैसे आंसर देगा, आप खुद सोचो ना। देखो भाई आपसे पूछ रहा है 12 मासा पेंटिंग, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, 12 मासा पेंटिंग जो है आपका, है ना, कंप्राइज ऑफ। अब बहुत सारे बच्चों को सर क्या ये है, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड है? जी हाँ बिल्कुल टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 12 मासा, 12 मासा का अर्थ ही होता है 12 मास, ठीक है, और यह चित्रावली हर माह, ठीक है, जनवरी से दिसंबर, चैत्र से फाल्गुन की ऋतु, यानी कुल मिलाकर इसके आपको जो बच्चा थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा ना, तुरंत मार दिया होगा, है ना, 12 फोलियो, क्या होगा 12 फोलियो, ठीक है। इसको ही पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। मुझे उम्मीद तो नहीं थी भाई इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, फिर भी आए हैं, है ना। तो 23 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक मुझे लगता है 3 ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जो आपके बस की बात नहीं थी, ठीक है, फिर भी 20 में 20 तो कर सकते थे, है ना। लेकिन अब देखेंगे आगे, ठीक है, कि और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बस की नहीं है या फिर है, ठीक है भाई। तो करेक्ट आंसर इसका 12 फोलियो था, है ना। 12 मासा पेंटिंग किसको बच्चे बताता है, तो 12 फोलियो के बारे में बताता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका साइंस एप्टीट्यूड से आया हुआ है, फिर भी इसको हम लोग बच्चे एप्टीट्यूड में नहीं पढ़े थे, ठीक है, फिर भी एग्जाम में आया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, देखो आप लोग क्वेश्चन का आंसर करो देख के। चलो देखो यहाँ पे पूछ रहा है मलेरिया किसके कारण फैलता है, ठीक है, मलेरिया कारण क्या है, और इसका बच्चा आपसे कैसे फैलता है ये पूछ रहा है आपसे, यानी उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे ओरिजिन होता है मलेरिया का, और फैलता कैसे, ये भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो बताओ। अब बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना। हेपेटाइटिस बी जो है वह वायरस के कारण फैलता है, इसका कैजेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका वायरस है, ठीक है। उसी तरह से मलेरिया का क्या है ना, और सिट्रस कैंकर का क्या है, ठीक है। और ये फैलता कैसे है ना, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, एक लोग से दूसरे लोग में कैसे जाता है, ये भी आपका है, ठीक है, यानी इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो देखो मलेरिया का जो बच्चे इसका कैजेटिव जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बच्चे आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ,
ठीक है। और बच्चे इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, तो देखो जो मलेरिया होता है आपको पता होगा, है ना, कि वो मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक है। किसके कारण से, तो मॉस्किटो लिख सकते हैं, है ना। ट्रांसमिशन कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो आप बोलोगे सर मॉस्किटो है, क्या है, मॉस्किटो है, ठीक है। अब देखो यानी ए का मेरा प्रोटोजोआ आ गया, बी का मॉस्किटो आ गया, ठीक है। ए का प्रोटोजोआ आ गया और बी का मॉस्किटो आ गया, दोनों आ गया, ठीक है। अब चलो हेपेटाइटिस बी का जो कैजेटिव आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है, लेकिन ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो हेपेटाइटिस कैसे फैलता है आपको पता होगा, दूषित जल हो गया, गंदा जल वगैरह हो गया, यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं बच्चे वाटर, क्या है, वाटर इसका रीजन है, ट्रांसमिशन का जो रीजन है वो वाटर है, ठीक है। तो डी सी में आपका वाटर हो गया। अब मामला फल रहा है, ठीक है, सर डी में क्या होगा, तो सीट्रस जो कैंकर होता है बच्चे, ये वायरस से नहीं बच्चे बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है, ये आपका बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर दिए होंगे, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वायरस को सोच लिए होंगे और डी मार दिए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है वो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यह आपका PYQ 2025 है, ठीक है, शिफ्ट 1 की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, और यहाँ पे देखो ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ दिया, जो आप इसको जीटी में पढ़े होंगे, जनरल टेस्ट में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि सतत विकास लक्ष्य SDG है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है ना, जो 20 आप शामिल है, ठीक है, जो कि बच्चे आपका 2020 से 2030 तक का है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो ये बोला इसमें कौन सा शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फीचर्स इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG का कौन सा पार्ट नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है। चलो भाई सोचो, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन, स्वच्छ जल और स्वच्छता, विकासशील देशों का तीव्र शहरीकरण, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और नियमन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 30। सोचो भाई इसका आंसर कौन कौन से इसमें शामिल नहीं है, बताइए। जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे शायद उन्हें कुछ पता होगा, थोड़ा बहुत आपको आता ही होगा। देखो बच्चे, सस्टेनेबल आपका जो डेवलपमेंट गोल्स है उसमें कहीं भी जो है आपका ना वो अर्बनाइजेशन की बात नहीं किया गया है, ठीक है, यानी तेज शहरीकरण की बात नहीं किया। बाकी आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करा गया है, इस पे काम करी जाएगी, ठीक है। उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन में बात करी गई है, यानी कंजप्शन और प्रोडक्शन में बात करी गई है, ठीक है। तो सी इसका नहीं होगा, सी पे बात नहीं करेंगे। उसके अलावा कहीं भी बच्चे आप बात करोगे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में शायद बात नहीं करा गया है, AI के बारे में कहाँ उतना बात किया है, नहीं किया गया है। बाकी शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं बने, इसके लिए बात किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी और E, यानी थर्ड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में देखो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आया था, गीतांजलि किसका है, तो हर बच्चे को बच्चा को पता है सर गीतांजलि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। गोदान किसका है, तो सर प्रेमचंद का है। मदर इंडिया किसका है बच्चे, तो देखो A का थर्ड हो जाएगा, B का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, B का फोर्थ होगा। सिंपल सी बात है, सोचना ही नहीं है, C का 1 और इसका A हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो बच्चा को पता है कि महात्मा गांधी का है सर, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये आपका जो क्वेश्चन था वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया था, केमिस्ट्री से, जो आप बच्चे आई थिंक क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है, आपसे पूछ रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको शायद अभी नहीं समझ में आया, आप जान लो बस, ये आपका करेक्ट आंसर है। और बाकी जो आपके बच्चे अगर बात करते हैं, जो आपका ऑर्बिटल है, ठीक है, 4 ऑर्बिटल, 4f और 5f, ये हमारे नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी जानकार होगा ना, उसको यहाँ पे f दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये जो है ना, यह ब्लॉक के तत्व है। बहुत आसान था, बहुत आसान था भाई। कोई अगर थोड़ा दिमाग लगाता ना, यह ब्लॉक के तत्व है, सोचना ही नहीं था, इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाता। यानी यहाँ पे लिखा है 5f कक्षक भरे हुए हैं, 4f और 5f, ठीक है। सिंपल सी बात, यहाँ पे f लिखा हुआ है, तो यह ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। चाहे कॉन्सेप्ट हो या ना हो, क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, हम थोड़ी ना केमिस्ट्री डोमेन पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 4 आंसर इज करेक्ट। यह आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, ये 14 था, ये आपका 15 था, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। क्या इसको हमने नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नौटंकी, जात्रा, स्वांग और आपका मणिपुरी। इसमें मणिपुरी डिफरेंट है, क्यों है,
बोलो भाई क्यों है यह, क्योंकि बच्चे आपका क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है, क्लासिकल डांस है ना, क्लासिकल डांस है, ठीक है। क्लासिकल डांस कितने हैं, तो टोटल आपके 8 हैं। कौन कौन से हैं, तो अगर हम याद रखते बच्चे, एक आपका भरतनाट्यम है, याद रख लेना आप लोग, भरतनाट्यम हो गया जो कि बच्चे तमिलनाडु का है ना, भरतनाट्यम हो गया। उसके बाद बात करेंगे बच्चे आपका, तो आपका कथक हो जाएगा, कथक हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कथकली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कथकली हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे बच्चे आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करेंगे मोहिनीअट्टम हो जाएगा, ठीक है, मोहिनीअट्टम ये भी आपका क्या है, क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मोहिनीअट्टम के बाद तो और क्या बोल सकते हैं, सत्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्रिया हो जाएगा। उसके बाद और क्या है, तो एक आपका मणिपुरी है, क्या है, मणिपुरी है। उसके बाद एक और बात करेंगे तो ओडिसी है, क्या है आपका, ओडिसी है ना, ओडिसी हो जाएगा, ठीक है। टोटल 8 है, कितना हुआ है देखो, 2 2 4 2 6 एक साथ। एक और कौन सा बच गया भाई, मोहिनीअट्टम हो गया है ना, कथक हो गया, कथकली हो गया, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, एक आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, एक आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है, एक आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ये आपका क्लासिकल डांस है, टोटल 8 है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है, तो नॉर्थ इंडिया का है, कहाँ का है, तो नॉर्थ इंडिया का है, ठीक है। उसके बाद कथकली कहाँ का है, तो कथकली केरल का है, और आपका मोहिनीअट्टम भी केरल का है। सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया जो है असम का है, ठीक है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ये आपका टोटल क्लासिकल डांस है, ठीक है। और इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बाजी मारे हुए हैं, है ना भाई, बहुत आसान था चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ डेकानी पेंटिंग योगिनी इज अबाउट वन हु बिलीव्स इन, ठीक है। तो डेकानी पेंटिंग में योगा की बात करी जाती है। डेकानी पेंटिंग योगिनी का विषय है, योग और साधना में विश्वास रखने वाली स्त्री योगिनी, ठीक है। शब्द स्वयं उस स्त्री को कहा, भाई नाम से योगिनी, 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 योगा, योगिनी, योगा, सिंपल सी बात है। इसको भी हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ा था, लेकिन हम लोग इसको थ्योरी में पढ़े हुए थे। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ थ्योरी में पढ़े थे इसको, ठीक है। तो योगिनी नाम से ही लग रहा है भाई, कोई अगर थोड़ा बच्चा अपने आपको टीचर समझ के पढ़े ना, इसको आसानी से आंसर करेगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखोगे, म्यूरल आर्ट वर्क इज डन बाई, म्यूरल आर्ट जो है वो कहाँ पे करी जाती है, क्या बच्चे फ्लोर पे की जाती है, या फिर सीट पे की जाती है, या फिर माउंट बोर्ड पे। तो बच्चे यह जो की जाती है वॉल पे की जाती है, दीवार पे की जाती है। जो म्यूरल आर्ट है, आप देखोगे बच्ची यहाँ पे दीवार पे म्यूरल आर्ट करती है, इसी को म्यूरल आर्ट बोलते हैं। आप लोग देखेंगे अक्सर दीवार में पेंटिंग करते हुए, लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे उसका नाम आखिर क्या है। तो उसका नाम जो है म्यूरल आर्ट है, क्या है, म्यूरल आर्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला, इफ अ टीचर इज टीचिंग ग्रामर, अगर कोई टीचर ग्रामर पढ़ा रहा है, भाई इस क्वेश्चन को ना एक बार नहीं, हम लोग कम से कम 50 बार किए होंगे, 50 प्लस क्वेश्चन किए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ग्रामर में सिंपल सी बात है भैया, वो कॉग्निटिव के बारे में पढ़ेगा, संज्ञानात्मक कौशल, ज्ञान और अनुप्रयोग। ग्रामर में कहीं भी सामाजिकरण के बात नहीं की जाएगी, यानी कहीं भी सोशलाइजेशन के बारे में ग्रामर में बात करेगा नहीं टीचर, है ना। ग्रामर में सामाजिकरण जैसा वर्ड आना ही नहीं चाहिए, आएगा ही नहीं। अब अलग से बोले अगर समाज के बारे में बताता है, सोसाइटी के बारे में, वो अलग बात है, लेकिन कहीं भी ग्रामर में सामाजिकरण से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो भाई सामाजिकरण नहीं होना चाहिए। एक बच्चा गणित में कमजोर है, शिक्षक क्या करेगा, उसको पीटेगा, खड़ा कर देगा, दंडित करेगा, नहीं। बच्चे को बुद्धिमान बच्चों के साथ बैठने और उसने सीखने के लिए कहेगा, नहीं। अगर बुद्धिमान बच्चे के साथ बोल देगा ना, और डिप्रेशन में चला जाएगा। जिस बच्चे को मैथ नहीं आ रही है, अगर बुद्धिमान बच्चे के साथ बैठ जाए और डिप्रेशन में, भाई उसको आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है, ठीक है। अतिरिक्त सहायता के लिए ट्यूशन क्लास, भैया ट्यूशन तो बिजनेस हो गया है, ठीक है। प्रधानाचार्य और अभिभावकों के साथ इस पर चर्चा करें, भाई प्रिंसिपल से या फिर उनके पेरेंट्स से चर्चा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा, क्या होगा, बच्चे के साथ चर्चा करके उसकी कठिनाई के क्षेत्रों का पता लगाएं। आखिर इस बच्चे को मैथ क्यों नहीं समझ में आ रही है, रीजन क्या है भाई, है ना। और उसके बाद कठिनाई को दूर करने का प्रयास करें, उनके साथ मिलकर काम करें। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला, गणित पढ़ाते समय एक अच्छे गणित शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है, बोलो भाई, एक अच्छे टीचर से क्या अपेक्षा की जाती है। खोजपूर्ण अधिगम के अवसर प्रदान करना, जी हाँ बिल्कुल, यानी कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरी लर्निंग, है ना। एक टीचर को डिस्कवरी लर्निंग जो है ना, बच्चों को उसका अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। टू रिलेट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ, बिल्कुल सही बात है, ये भी उसको प्रयोग करना चाहिए, डेली लाइफ से मैथ को जोड़कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की सभी समस्याओं को हल करने में सहायता करा। अगर टीचर आपके ऑल प्रॉब्लम, मैथ के जितने भी प्रॉब्लम है, अगर उसको सॉल्व करने में अगर आपको टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम जो भी है अगर सपोर्ट करता है तो गलत बात है, फिर आप सीखोगे कहाँ, तो सी आपका नहीं होगा। टू हेल्प स्टूडेंट इन लर्निंग सोशल स्किल, भाई मैथ में सोशल स्किल से क्या मतलब है, आप खुद सोचो। टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ ये सही बात है, छात्रों को सामाजिक कौशल सीखने में मदद करना,
ये तो गलत हो जाएगा ना। तर्कसंगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, ठीक है, तो ए भी आपका करेक्ट होगा, ए बी ई यानी आपका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें बच्चा सोचना ही क्या है आपको। चलो लास्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टैगोर की शिक्षा दृष्टि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो बच्चे जो आप ये सारे जो ना टैगोर के हैं, ठीक है, और इसी के लिए इन्होंने बच्चे ललित कला की स्थापना करी थी। शांति भवन निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, कला भवन जो पश्चिम बंगाल में है, इसी के लिए स्थापना करी थी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि बुनियादी शिक्षा जो थी, जो बेसिक एजुकेशन, यह टैगोर की नहीं बच्चे, यह गांधी की थी। किसकी थी? यह गांधी, महात्मा गांधी जी की थी। ये जो टेक्निक थी वो महात्मा गांधी की थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है कितना आसान है भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? बोलो भाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कुछ सोचे समझे, जवाहरलाल नेहरू का है गुरुजी। ठीक है, अब देखो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड सोचना ही नहीं है। बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। एनी बेसेंट का। वेक ऑफ इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का है। और हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड आपका सुधा मूर्ति का है, जो आपके पैसेज में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंडिया वाज फ्रीडम किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का है। तो आप देखोगे बच्चे, अगर हम बात करते हैं हमारे पढ़ाए कितने क्वेश्चन आए हैं, तो देख लो भाई, अगर ईमानदारी से बोलें, ठीक है, तो आप समझिए एकदम दिल पे हाथ रखकर बोल रहे हैं कितने क्वेश्चन हमने बच्चों को कराया हुआ है। ठीक है, शिफ्ट 1 की सिर्फ बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन हमने कराया, इस क्वेश्चन को हो गया एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 इसको नहीं कराया था लेकिन पढ़ाया भी था, लेकिन 5 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ये नहीं पढ़ाए थे, 8 क्वेश्चन ये नहीं पढ़ाए थे, 8 क्वेश्चन ये भी नहीं पढ़ाए थे, ये भी नहीं, ये पढ़ाए थे 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12, 13, 13 और 4 17, हाँ 17 क्वेश्चन मैंने बच्चों को पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो ईमानदारी से बोल रहे हैं भाई, 17 क्वेश्चन मेरे पढ़ाई में से आए हैं। जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा, जो बच्चा पैड स्टूडेंट होगा, वो जाहिर सी बात है 17-18 क्वेश्चन किया होगा। और 90% प्लस बच्चों ने, 90% बोल रहा हूँ, सॉरी, बहुत सारे बच्चे 90+ परसेंटाइल लाए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों ने 16-17 क्वेश्चन कहिए भाई, 16-17 ही छोड़ो, एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो आप समझिए सेफ जोन में रहेंगे और बच्चों से आगे रहोगे। 15 क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मत समझो कि 23 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, सॉरी 20 करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जल्दी समझ चीज़ें नहीं आती है कि कहाँ से आया हुआ, कैसे आया हुआ। ठीक है, चाहे आप लाख प्रयास कर लो, अब आज से लेकर अगले 8 से 9 महीने तक अगर सिर्फ इसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर बच्चे आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलकर एनआईटी का सपना पूरा करना चाहते हैं, आईआईटी का सपना पूरा करना चाहते हैं, आरआई के सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, और आप यहां से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे बच्चे सारे सब्जेक्ट के एकदम अच्छे टीचर हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, है ना। प्रॉपर रूप से बहुत सारे टीचर जो है यूजी पीजी कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, और आप सभी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार हमारे फैकल्टी को भरोसा बनाइए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का टेंशन लेना ही नहीं है ना, हम हैं तो किस बात का गम है, नहीं हम किसी से कम है। ठीक है, बिंदास रहिए। और बाकी कैसा लगा इस वीडियो, आपका जो PYQ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? अब तो भाई मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सर हम कर सकते हैं। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी मुझे लगता है 10-12 क्वेश्चन आप करके आओगे एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए ही हैं, है ना, जहाँ पे आप अपने बच्चे कॉन्सेप्ट के बेस पे आप आंसर करोगे। ठीक है, आप अपने थिंकिंग पावर के बेस पे आंसर करोगे, है ना। तो टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, बिंदास पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।